टॉपिक हमारा जो रहने वाला है वो भारतीय संविधान से रहना है, इंडियन पॉलिटी से ये संबंधित रहना है। यहाँ पर आज मैं जो प्रश्नों की श्रृंखला आपके सामने लेके आया हूँ वो फैक्चुअल प्रश्न लेके आया हूँ जिनकी आने की सर्वाधिक उम्मीद होती है और साथ ही कई वर्ष पहले जो परीक्षाएं हुई हैं उन परीक्षाओं में पूछे गए। आइए शुरुआत करते हैं आज की श्रृंखला। देखिए दोस्तों, आज की श्रृंखला देखिए, पहले प्रारंभ करने से पूर्व इन चीज़ों को समझ लीजिए, आप नोट डाउन करते हुए चलिएगा। देखिए यहाँ पर लिखा है कि संविधान वह लिखित और मौलिक दस्तावेज होता है जिसके आधार पर किसी भी देश की शासन व्यवस्था का संचालन किया जाता है। तो याद रखिएगा, ये अगर मैं बात करूं, ये संविधान की आपकी जो डेफिनेशन ये है कि संविधान वह लिखित और मौलिक दस्तावेज होता है जिसके आधार पर किसी भी देश की शासन व्यवस्था को क्या किया जाए, संचालित किया जाता है। अब देखिए क्वेश्चन यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली सभा का गठन किस वर्ष हुआ, क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपको ये पता होना चाहिए, जुलाई 1946 को ये हुआ था। ठीक है, जुलाई 1946, ये यहाँ पर देख लीजिए, ये 1946 लिखा है। ठीक है, 1946 को ये हुआ था। और ये जो संविधान सभा का जो गठन हुआ था किस मिशन की संस्तुतियों के आधार पर हुआ था, तो क्वेश्चन बनता है तो कैबिनेट मिशन की संस्तुतियों के आधार पर इसको किया गया था। ठीक, अब देखिए संविधान निर्माण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण चीजें शायद मुझे लगता है आप लोगों को याद भी होंगे, कई बच्चों को याद नहीं होंगे। तो देखिए संविधान, भारतीय संविधान विश्व का क्या सबसे बड़ा और लिखित और ये सबसे व्यापक संविधान ये है। और हमारा जो भारतीय संविधान जो है उसको कहीं ना कहीं उधारी का थैला भी कहा जाता है, उधार का थैला भी से कहा जाता है। ठीक है, और इसके निर्माण में कितना समय लगा, मुझे लगता है सभी को आता होगा, 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का यह समय लगा। और संविधान सभा का गठन किस योजना के तहत हुआ, किस वर्ष हुआ, क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यह कैबिनेट मिशन के द्वारा 1946 में ये तय हुआ था। अब यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि संविधान सभा की जो प्रथम बैठक हुई थी वो आपके 9 दिसंबर 1946 को संसद के जो केंद्रीय भवन कक्ष है, जो संसद का जो भवन केंद्रीय कक्ष है, तो वहां पर ये बैठक प्रारंभ हुई थी। ये जो प्रश्न है, कई दफे क्वेश्चन बना है कि संविधान सभा की जो प्रथम बैठक हुई थी किस स्थान पर हुई थी। तो ये आपको पता होना, संसद के भवन जो है, जो केंद्रीय कक्ष भवन में ये हुई थी। कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। देखिए डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा को अगर हम देखें, ये 9 दिसंबर 1946 को अगर हम देखें तो यहाँ पर क्या चुना गया था, सर्वसम्मति से ये अस्थायी अध्यक्ष के रूप में यहाँ पर चुना गया था। किस तिथि को चुना गया था? प्रथम जब बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को ये चुने गए थे। और वहीं पर 11 दिसंबर 1946 को अगर हम बात करें तो संविधान सभा की क्या हुई थी, दूसरी बैठक यहाँ पर आयोजित की गई थी। और इस बैठक में अगर हम देखें तो यहाँ पर डॉक्टर जो राजेंद्र प्रसाद हैं उनको संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। ठीक है, किस तिथि को कभी क्वेश्चन पूछा जाता है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस तिथि को स्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया, तो आपको पता होना चाहिए 11 दिसंबर 1946 को यह चुना गया था। वहीं पर अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे कि 13 दिसंबर 1946 को, याद रखिएगा यहाँ पर पहला जो हुआ था 9 दिसंबर 1946 को केंद्रीय भवन में हुआ था। इसी दिन आपके सर्वसम्मति से डॉक्टर राधाकृष्णन को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। फिर उसके 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की दूसरी बैठक हुई थी। सभी के सर्वमतों से अगर मैं बात करूं, स्थायी अध्यक्ष के रूप में ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। और वहीं पर 13 दिसंबर 1946 को अगर बात करें पंडित जवाहरलाल नेहरू को, उन्होंने क्या किया, सदन में ये क्या करा था, उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत की और संविधान की आधारशिला रखी। कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि संविधान सभा की आधारशिला किसके द्वारा रखी गई थी, तो किसके माध्यम से रखी गया था। तो जब उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा, तो संविधान की यहाँ पर आधारशिला रखी गई थी। तो संविधान में कुल सदस्यों की संख्या कभी पूछा जाता है कितनी थी। ठीक है, ये जो सदस्य संख्या आप लोग देख पा रहे होंगे, ये जिस समय प्रथम जब अंतरिम सरकार बनी थी उस टाइम की ये स्टैंड में आपको बता रहा हूँ
तो उस समय जब संविधान सभा में कुल सदस्य संख्या 389 ये सदस्य थे, ये 389 सदस्य के आसपास थे, ठीक है। और उसमें अगर मैं बात करूं 292 जो सदस्य थे वो ब्रिटिश प्रांतों से, ये प्रांत विधानसभाओं से ये आते थे। और वहीं जो 93 जो सदस्य वो देशी रियासतों से आए, और जो 4 सदस्य थे वो जो कमिश्नरों, जो सदस्य कमिश्नर थे प्रांतों के, जैसे दिल्ली हो गया, अजमेर हो गया, महू हो गया और कोंग हो गया, ब्रिटिश बलूचिस्तान, ये जो क्षेत्र थे, इन क्षेत्रों से इन 4 जो कमिश्नर थे, तो जो सदस्य, तो उनको यहाँ बुलाया गया, ठीक है। अब देखिए एक सदस्य की अगर हम बात करें तो एक सदस्य को अगर हम नामित करते हैं विधानसभा संविधान सभा के सदस्य के रूप में, तो ये आपको ये पता होना चाहिए, तो उसके लिए 10 लाख जो जनसंख्या है उसका वो प्रतिनिधित्व करता है। 10 लाख जो सदस्य होंगे किसी भी असेंबली में, जैसे अगर मैं बात करूं किसी भी सांसदीय क्षेत्र में की अगर बात करें, विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत कहीं या फिर लोकसभा क्षेत्र के अंदर, सॉरी वो आता है आपके लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत, जब एक सीट को नॉमिनेट किया जाता है तो वहां पर 10 लाख लोगों पर क्या करता है, एक सांसद को नॉमिनेट किया जाता है, उसको वहां पर रखा जाता है। तो 10 लाख पर क्या होगी, लोकसभा की एक सीट यहाँ पर आवंटित होगी, ठीक है। अब यहाँ पर देख पा रहे होगे कि कुछ महत्वपूर्ण नोट्स यहाँ पर आप देख पा रहे होगे, ठीक है। यहाँ पर क्या दिया है, यहाँ पर नोट आप भी करते हुए चलेगा कि 3 जून 1947 की जो माउंटबेटन योजना थी ना, उसके तहत पाकिस्तान के लिए क्या गया था, अलग संविधान की स्थापना की गई। कभी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पाकिस्तान के लिए जो अलग संविधान की स्थापना के लिए कौन सी योजना के तहत ये कार्य किया गया, तो ये आपको पता नहीं होना चाहिए। 3 जून 1947 को क्या माउंटबेटन योजना के तहत किया गया था, पाकिस्तान के लिए अलग संविधान की यहाँ पर स्थापना की गई। और भारतीय संविधान की अब सदस्य संख्या घटकर जो रह गई वो आपकी कितने रह गई, आपके 299 सदस्य ये रह गई, ठीक है। कितने सदस्य रहे, पहले कितने सदस्य थे आपको ये पता होना चाहिए, 389 ये सदस्य थे। और जब पाकिस्तान को बनाया गया, ठीक है, अलग देश के रूप में जब ये बनाया गया, उसकी असेंबली को तैयार किया गया, तो उस समय अगर हम बात करें तो जो भारत के पास जो सीटों की संख्या रह गई थी वो 229 सीटें यहाँ पर रह गई थी। हमने जो बात करी थी, जो आपके सदस्य संख्या थी वो आपके कितनी थी, आपको मैंने यहाँ पर पूरा बता दिया था। ये देखिए 389 ये सदस्य ये थे, और जो हमारे पास जो सदस्य संख्या जो रह गई थे वो 299 रह गए। और जो 90 जो सदस्य थे वो जब पाकिस्तान को पृथक करके बनाया गया था, तो 90 सदस्य आपके उस क्षेत्र से जो आते थे वो आपके पाकिस्तान के अंदर चले गए। और जो हमारा जो राष्ट्र बना भारत, उसकी अगर बात करें 229 सीटें रह गई, 299 सीटें रह गई, जिसमें से 229 प्रांतों से आए और 70 देशी रियासतों से ये सदस्य आए। और यहाँ पर देखिए संविधान के निर्माण के लिए अनेक समितियां बनाई गई, और उन समितियों में से जो प्रमुख रहे थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को क्या किया था, इसकी अध्यक्षता यहाँ पर बनाई गई, जिसे हम प्रारूप समिति के अध्यक्ष के रूप में कहें। अगर बाबा साहब ना होते हैं तो शायद भारत का इतना शानदार संविधान रचा नहीं जाता। तो कहीं ना कहीं गॉड ऑफ फादर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की अगर हम बात करें, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय जो लोग थे, दल थे, उनका प्रारूप समिति यहाँ पर बनाई गई। अब यहाँ पर देखिए महत्वपूर्ण फैक्ट यहाँ पर देखिएगा, ये कई दफ़े पूछा गया है बच्चों। देखिए महत्वपूर्ण समितियों के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, इसको ध्यान से याद रखिएगा, इससे क्वेश्चन कई दफ़े बने हैं। देखिए मैं पहले प्रारूप समिति की बात करूंगा। तो प्रारूप समिति में आपने कहा कि हमने कहा 7 सदस्य थे, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को इसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया, और यहाँ पर जो सदस्य थे वो कौन थे, दूसरे नंबर के एन गोपाला स्वामी अय्यर करके थे, और अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर थे, और के एम मुंशी ये रहे, और मोहम्मद सादुल्ला करके थे। और यह थोड़ा सा इसको यहाँ पर ये देख लीजिए इसको, तो यहाँ पर ठीक है इंपोर्टेंट लिखा है। तो यहाँ पर
डॉक्टर बी खेतान करके जो थे, इनको जब प्रारूप समिति का सदस्य बनाया गया था उसके पश्चात इनकी कुछ समय पश्चात क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। 1939 में इनकी क्या हो गई थी, मृत्यु होने के पश्चात इनके स्थान पर जिन्होंने कार्यभार संभाला वो टी कृष्णा माचारी करके ये थे, कृष्णमाचारी ये थे। तो ये याद रखिएगा, क्वेश्चन कई दफे पूछे जाता है। और जो 7वें नंबर के थे एन माधव राय करके ये थे, तो ये आपके प्रारूप समिति के सदस्य के रूप में पूछा जाता है। और यहाँ पर देखिए जो के एम मुंशी थे ना, ये इनके बारे में अभी आपको बताऊंगा कि ये कौन थे, इसको इनको क्या दिया गया था, ठीक है। अब देखिए महत्वपूर्ण संविधान सभा की अगर हम बात करें या संविधान समितियों और उसके अध्यक्षों की अगर हम बात करें तो वो कौन कौन से थे, इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिए, महत्वपूर्ण फैक्ट आपके सामने रख रहा हूँ। देखिए हम समितियों की बात करेंगे, यहाँ पर अध्यक्षों की बात करेंगे। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि प्रारूप समिति की अगर हम बात करें, इसके अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को नॉमिनेट किया गया था, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और यहाँ पर देखिए दूसरे नंबर कार्य संचालन की अगर हम बात करूँ, के एम मुंशी महत्वपूर्ण है। ये प्रारूप समिति के कार्य संचालन जो किया गया था ये इसके क्या थे, मुख्य सदस्य के रूप में थे, याद रखिएगा। और जो तीसरा देख पा रहे हो संघ और संविधान और संघ शक्ति की अगर बात करें तो ये जो इनके अध्यक्ष के रूप में जवाहरलाल नेहरू जी को इसको चुना गया था। और यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन मूल अधिकार और अल्पसंख्यक प्रांतीय संविधान की अगर हम बात करें, ये एक बहुत दफे क्वेश्चन बना है। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को इसमें अध्यक्ष के रूप में चुना गया। और पांचवी जो समिति थी प्रतिक्रिया वार्ता और झंडा समिति के रूप में जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को ये अध्यक्ष के रूप में यहाँ पर चुना गया था। क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो झंडा समिति है उसके अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया था, तो आपको पता होना चाहिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को वो चुना गया था। और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे 6 नंबर का प्रश्न कि अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष के रूप में एच.सी. मुखर्जी को यहाँ पर चुना गया। और संसद समिति के रूप में पीटा भी ये सीता मौर्य करके ये थे, मरिया करके इनको चुना गया था। और 8वें की अगर हम बात करूं तो यहाँ पर वित्त और स्टाफ समिति के रूप में जिसे चुना गया था वो क्या था, आपके एन सिन्हा, ये इनको चुना गया था। तो याद रखिएगा बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। अब महत्वपूर्ण फैक्टों की तरफ हम बढ़ेंगे, बहुत ज्यादा ये महत्वपूर्ण यहाँ पर लिखा भी है, देखिए बहुत महत्वपूर्ण है, आप नोट डाउन करते हुए चलेगा कि जब संविधान की जब हम बात करें तो 26 नवंबर 1949 को ये बनकर तैयार हो गया। कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि संविधान कब बनकर तैयार हो गया, तो ये आपको पता होना चाहिए 26 नवंबर 1949 को ये तैयार हो गया। और इसी दिन जिस दिन ये तैयार हुआ ना, और इसके अध्यक्ष के रूप में जो हस्ताक्षर हुए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के, तो उस समय केवल जो सदस्य संख्या जो उस समय उपस्थित थी जब संविधान बनकर तैयार हो गया था, तो जब अध्यक्ष के इसमें सिग्नेचर हुए थे उस समय असेंबली में कुल जो सदस्य संख्या जो उपस्थित थी 284 सदस्य क्या थे, आपके सदन में मौजूद थे, ठीक है। कितने सदस्य थे, 284 सदस्य सदन में मौजूद थे, तो याद रखिएगा। और पूछा जा सकता है कि जिस समय 26 नवंबर 1949 को जब संविधान बनकर तैयार हो गया था उस समय जिसमें अध्यक्ष के सिग्नेचर हो रहे थे उसमें कितने सदस्य अनुपस्थित थे, तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हमारा अगर उस समय जो सदस्य संख्या जो अनुपस्थित थे वो 105 क्या थे, जो सांसद की अगर बात को जो संविधान सभा के सदस्य थे वो ये 105 ये सदस्य क्या थे, इसमें गैर मौजूद थे। और आपके कितने थे, आपके 284 सदस्य उसमें मौजूद है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए संविधान 26 नवंबर 1950 को जब तैयार हो गया था, परंतु इसके जो अधिकतर भाग थे ना उन भागों को पूरी तरीके से लागू नहीं किया गया। इसके जो अधिकतर जो भाग थे दोस्तों उन भागों को पूरी तरीके से लागू नहीं किया गया था। अधिकतर भागों को अगर हम बात करें 26 नवंबर 1950 को ही लागू किया गया था। जो अधिकतर भाग थे जो महत्वपूर्ण थे उनको जो लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को ये लागू किया गया था, क्योंकि 1930 से ही भारत में 26 जनवरी का दिन जो था स्वाधीनता दिवस के रूप में ये मनाया गया था। तो अगर मैं कहूँ जो हमारे वीर सेनानी थे, जो वीर क्रांतिकारी थे, उन्होंने देश को आज़ाद जब से मान लिया था कि हमारा देश अब हमने आज़ाद मान लिया, ये जो माना था इन्होंने 1930 को 26 जनवरी 1930 को,
इन्होंने संपूर्ण भारत को स्वतंत्र ये घोषित कर दिया गया था, ठीक है, क्योंकि अंग्रेजों ने तो 15 अगस्त 1947 को ही भारत को हमें स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी। और जब ये बात कर रहे हैं कि 1930 की हम बात करें, 26 जनवरी की बात करें, तो इस दिन जब पूरी तरीके से स्वतंत्रता के रूप में हमने मनाया, कि हमने जश्न मनाया कि हमने अपने भारत को 1930 में स्वतंत्र रूप से आज़ाद मान लिया था, तो इसी दिन से 26 जनवरी 1950 को किया गया था हमारा जो प्रथम गणतंत्र दिवस को यहाँ पर मनाया गया था। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, 26 जनवरी का ही दिन ये चुनते हैं, याद रखिएगा। अब यहाँ पर देख पा रहे होगे संविधान सभा की अंतिम बैठक किस तिथि को हुई, बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये बहुत बच्चों को नहीं आता होगा, जो ये बैठक हुई थी दोस्तों, वो आपके 24 जनवरी 1950 को ये बैठक हुई थी। और इसी बैठक के दिन संविधान सभा द्वारा जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया। अब देखिए यहाँ पर एक अभी ऊपर मैंने आपको बताया था, जब ये देखिए यहाँ पर कह रहा हूँ कि जब ये तैयार हो गया था, तैयार होने के बाद जो उसके रूप में जो 24 जनवरी 1950 को क्या किया था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया था। अब आपको यहाँ पर बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ बता रहा हूँ, देखिए महत्वपूर्ण है, जिसमें नवनिर्मित संविधान का निर्माण किया गया था, उसमें भारतीय संविधान में कुल अनुच्छेदों की संख्या पूछी जाती है। तो आपको बताओ ना, जो 395 अनुच्छेद थे उस समय, और 22 भाग थे, और 8 अनुसूचियां इसमें क्या की गई थी, शामिल की गई थी, ठीक है। अनुसूचियों को देख लीजिए। और वर्तमान समय की अगर हम बात करें, वर्तमान समय में जो संविधान में कुल आर्टिकलों की अगर संख्या बात करें, 450 से ये प्लस हो चुकी है। और अगर हम बात करें, 25 भाग जोड़ दिए गए हैं और 12 अनुसूचियां इसमें रख दी गई हैं। अगर हम बात करें, वैसे तो हमारे जो अनुच्छेद हैं एक्चुअल जो वो आपके क्या है, 395 हैं, और इन अनुच्छेदों के अंदर क्या किया था, आर्टिकलों को संशोधन किया गया है। तो जब संशोधन हुए हैं तो आपको ये पता होगा कि जो संविधान का जो मूल ढांचा है उसमें किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं किया जा सकता है। उसके अंदर जो उसके स्तंभ हैं, उसके आर्टिकलों के अंदर उनको संशोधन किया जा सकता है, और उसकी जो बाहरी ढांचा है, मूल ढांचे को छेड़ा नहीं जाता है, ठीक है। और इसलिए ये आर्टिकल यहाँ पर संशोधन किए गए हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर अगर मैं बात करूं, जब देश के प्रथम आंतरिक ये सरकार का गठन किया गया था, तब उस समय मंत्री परिषद की अगर हम बात करें, मंत्रिमंडल में कितने सदस्य थे ये भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि जब भारत का मंत्रिमंडल बना उस समय भारत में कुल सदस्यों के अगर मैं बात करूं तो उस समय जो थे 11 नेहरू के समिति के सदस्य थे। और जिस समय अगर मैं कहूं 1937 में जो चुनाव के आधार पर जब प्रांतीय सरकार का गठन हुआ, उस समय अगर मैं कहूँ जो प्रांत थे, जैसे मद्रास थे, मुंबई थे, मध्य प्रांत था, बिहार था, संयुक्त प्रांत उत्तर प्रदेश की बात करूँ, या उड़ीसा था, या उत्तर पश्चिमी सीमांत था, या सिंध था, असम था, पंजाब था, या बंगाल। तो ये क्या थे आपके, ये प्रांत थे। प्रांतों में अलग अलग समय में उसमें मुख्यमंत्री भी वहाँ पर नियुक्त किए गए थे, तो आपको ये बता दूँ, ठीक है। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि जब ये जो अधिनियम आया था, जो भारत शासन अधिनियम 1935 की अगर बात करूं, ये जो अधिनियम था भारत का जो उत्तरदायी सरकार का गठन करने के लिए ये मील का पत्थर साबित हुआ। और ये एक लंबा और विस्तृत दस्तावेज था जिसमें 321 धाराएं थी और 10 अनुसूचियां थी। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो आप यहाँ पर ये देख पा रहे होगे अपने स्क्रीन पर। तो ये कहा गया है कि जब देश के आंतरिक सरकार का गठन हो रहा था तो वहाँ पर जवाहरलाल नेहरू को के पास जो मंत्रिमंडल था वो कार्यकारी परिषद के अध्यक्ष के रूप में थे। विदेशी नीति और साथ ही राजमंडल के ये क्या थे, इनके अंतर्गत ये विभाग थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास गृह मंत्रालय और सूचना प्रसारण ये थे। और बलदेव सिंह थे, वहाँ पर उनको रक्षा मंत्रालय दिया गया था। सी गोपालाचारी को शिक्षा विभाग यहाँ पर दिया गया था। और राजेंद्र प्रसाद की अगर बात करो, खाद्य और कृषि इनके पास उस समय था। और जगजीवन राम जी को इसमें अगर मैं कहूँ श्रम दिया गया था,
इलियात अली खां थे, उसको वित्त मंत्री उसमें बनाया गया था। आसफ अली थे, रेलवे मिनिस्टर के रूप में थे। जगेंद्र नाथ थे, विधि के रूप में यहाँ पर ये थे। तो अगर हम बात करें तो इस समय जो इस मंत्रिमंडल में जो सदस्य शामिल थे वो 11 थे। और श्रम के रूप में MN जोशी और तेज बहादुर को जो उदारीवादी के रूप में सरदार मंगल सिंह थे, वो सिक्के के रूप में इनको ये नॉमिनेट किया गया था। क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब 1935 का जो अधिनियम था उसके बारे में नेहरू ने एक वाक्य कहा था। उन्होंने कहा था कि अनेक ब्रेक वाली ये इंजन रहित गाड़ी है और जिन्ना ने इसे पूर्णतः सड़ा और मूल रूप से बुरा कहा। देखिए, इस समय जिन्ना ने 1935 का अधिनियम के बारे में क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि पूरी तौर पे सड़ा हुआ और क्या है, मूल रूप से ये बुरा है। और जब नेहरू ने कहा था कि ये अनेक ब्रेकों वाली क्या है, इंजन रहित ये गाड़ी है, ठीक है, यह देखिएगा, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ये इस चीज़ को समझ लीजिएगा, ठीक है। और आपको मैं बता दूं, जब भारतीय संविधान सभा में उस समय जो महिलाओं की जो संख्या रही थी, 15 महिलाएं थी उस समय, और अनुसूचित जाति के सदस्यों की संख्या उस समय 26 थी, और अनुसूचित जनजातियों की सदस्य संख्या उस समय जो रखी गई थी वो 33 उस समय ये थी। तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण ये है। और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि भारतीय संविधान के विभिन्न स्रोत हैं जहाँ से हमने इस भारतीय संविधान को बहुत खूबसूरती की तरीके से ये गढ़ा, और ये अगर कहें इसकी खूबियों को हमने संजोया, और इसी के बलबूते आज जो हमारा भारतीय संविधान है वो अपनी खूबसूरती या अपने जो अलग अलग देशों से जो हमने उनकी खूबसूरती चीज़ों को अडॉप्ट करी, इसीलिए इसे उधार का थैला के रूप में भी हम आज जानते हैं। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें आपको मैं बता देता हूँ। देखिए, आप देख पा रहे हो कि भारतीय संविधान अधिनियम 1935, जो ये 1935 अधिनियम है ना, इस अधिनियम को एक बार आप लोग विस्तृत रूप से पढ़ लीजिएगा। ये 1935 अधिनियम है क्या वास्तव में? देखिए, इसमें अखिल भारतीय संघ की स्थापना हुई थी, प्रांतों के द्वैत शासन की समाप्ति की बात की थी, केंद्र में द्वैत प्रणाली का प्रारंभ हुआ था, संप्रदाय प्रतिनिधित्व का विस्तार हुआ था, लोक सेवा आयोग की यहाँ पर स्थापना हुई गई थी, और रिजर्व बैंक की भी स्थापना इसमें हुई थी, संघीय न्याय पालिका अगर कहें उसका प्रावधान इसमें रखा गया था, और 11 राज्य और 6 जो संसदीय शासन व्यवस्था की स्थापना यहाँ पर हुई थी। तो इंग्लैंड से भारत परिषद की समाप्ति इसी अधिनियम के अंतर्गत हुई थी। तो यह अधिनियम बड़ा ही महत्वपूर्ण अधिनियम, तो इस नियम को आप विशेषकर इसका अध्ययन कीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि जो ये था भारतीय संविधान अधिनियम, जितने भी स्रोत लिए गए थे, जितने भी हमने संविधान में अलग अलग आर्टिकल जो उठा के रखे थे, ठीक है, अगर मैं कहूँ जो भी हमने इसकी खूबसूरती अलग अलग देशों से ग्रहण करी थी, तो ये आपको बता दूं अधिकतम जो स्रोत प्राप्त हुए थे ये आपके जो भारतीय शासन अधिनियम 1935 में लिए थे। जैसे ब्रिटेन की अगर बात, ब्रिटेन से हमसे संसदीय शासन प्रणाली, विधिक निर्माण और एकल नागरिकता, संसदीय जो संसदीय विशेषाधिकार होती है हमने ब्रिटेन से लिया, और मंत्रिमंडल और लोकसभा के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व इसका होता है, तो ये हमने ब्रिटेन से लिया, और राष्ट्रपति के पद का सृजन कैसे किया जाता है वो ब्रिटेन से। अमेरिका से हमने जो लिया था, प्रस्तावना लिया था, मौलिक अधिकार लिया था, उपराष्ट्रपति का पद का चयन कैसे किया जाता है, और स्वतंत्रता और निष्पक्षता न्याय किस प्रकार से दिया जाता है, सुप्रीम कोर्ट का गठन किस प्रकार की शक्तियों के बारे में हमने जो पढ़ा, जो समझा, वो आपके अमेरिका से लिया। और कनाडा से हमने संसदात्मक व्यवस्था और शक्तियों का विभाजन और राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित चीजें हमने यहाँ पर अडॉप्ट करी। आयरलैंड से हमने जो लिए नीति निर्देशक तत्व, ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि नीति निर्देशक तत्व किस प्रदेश से लिए गए थे, तो आपको पता होना चाहिए आयरलैंड से लिए गया, और राष्ट्रपति का निर्वाचन भी यहीं से पद्धति को जो उठाया हमने आयरलैंड से ही उठाया, और राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन किस प्रकार से होगा ये भी आयरलैंड से ही लिया। और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे जर्मनी की अगर बात करें तो आपातकाल उपबंध था, तो हमने जर्मनी से लिया। और सोवियत संघ रूस की अगर बात करें तो रूस से हमने मौलिक कर्तव्य लिए, पंचवर्षीय योजनाएं किस प्रकार से चली जाती है, और प्रस्तावना और शांति न्याय की आदर्शों के बारे में हमने यहाँ पर
चीज़ें ली। और अगर हम फ्रांस की बात करें तो गणतंत्र की प्रस्तावना में स्वतंत्रता और समानता और बंधुत्व के आदर्शों के जो तत्व लिए थे हमने आपके फ्रांस से लिए थे। और साथ ही ऑस्ट्रेलिया से हमने जो लिया तो समवर्ती सूची, केंद्रीय राज्य के बीच संबंध किस प्रकार से होने चाहिए, दोनों सदनों में संयुक्त बैठक कैसे होनी चाहिए हमने। और दक्षिण अफ्रीका की बात करते हैं तो जो संविधान संशोधन की प्रतिक्रिया कैसी होनी चाहिए, तो ये हमने ये यहाँ से ड्रॉप। और जापान से हमने कानून व्यवस्था स्थापित और शब्दावली, ये तमाम चीज़ें ली। तो दोस्तों आज की जो श्रृंखला है आपकी यहीं तक है, तो इससे आगे हम जल्दी ही आपके सामने में तमाम चीज़ें लेके उपस्थित रहूँगा। तो आई होप आपकी ये क्लास अच्छी रही होगी, आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से हेल्पफुल रहेगी। अगर आपको ये लगता है कि ये क्लास आपके दृष्टिकोण से अच्छी थी तो प्लीज़ इस चैनल को भी आप सब्सक्राइब करें, साथ ही अपने दोस्तों के साथ करें। तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।